नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। मेरे साथ मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा इस वक्त मौजूद हैं। न्यूज रूम लाइव की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की कुछ खास सुर्खियों पर। पहली बड़ी खबर, आज अखिलेश यादव आगरा के दौरे पर रहेंगे। राणा सागा के बयान पर जब सांसद विवादों में आए थे, उसके बाद उस सांसद से अखिलेश यादव की आज मुलाकात होगी। अहम मुलाकात मानी जा रही है। तो बिल्कुल इसके बाद बात करेंगे सीधा यूपी के हवाले से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 24 अप्रैल को दौरा रहने वाला है। और इस वक्त यूपी और बिहार को लेकर अगर बात की जाए तो बेहद खास वक्त जो चल रहा है, क्योंकि चुनावी दौर जो है वहां पर शुरू हो चुका है और इसी बीच दौरे पर दौरा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और इस साल बिहार ऐसा राज्य है, बड़े राज्यों में शुमार है, जहां पर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। उसको लेकर फिलहाल तैयारियां अभी से पॉलिटिकल पार्टीज की जारी हैं। आज मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो बिहार का दौरा करेंगे और 2 दिन वहां पर रहेंगे। क्या क्या और उनके कार्यक्रम होंगे, कैसे अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, उस पर भी जानकारी आपको बताएंगे। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे, जहां पर एक पार्टी एक चुनाव पर सहमति जो है वो भारतीय जनता पार्टी बनाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभी भी कई ऐसे चुनाव जो संगठन के हवाले से होने हैं वो बाकी है, जिसको लेकर अब पूरी तैयारियां की जाएगी और ये एक पार्टी एक चुनाव पर काम किया जाएगा। बिल्कुल, 26 अप्रैल को राष्ट्रीय रोजगार मेले का जो है वो आयोजन होगा। राष्ट्रव्यापी रोजगार मेला होगा, उसका आयोजन होगा और उसमें कई सारे जो पत्र हैं वो वितरित किए जाएंगे लोगों को, और उससे कहीं ना कहीं देश में कैसे रोजगार की नींव को खड़ी करनी है, कैसे देश के रोजगार को आगे बढ़ाना है, उसको लेकर भी ये कार्यक्रम होने जा रहा है। तो लेकिन इससे पहले सबसे आगे बढ़ेंगे, जहां पर पहली खबर अखिलेश यादव जो कि सपा प्रमुख है उनके दौरे को लेकर है। और आपको बता दें, आगरा का आज दौरा है, जिसमें अखिलेश यादव राणा सांगा विवाद को लेकर कहीं ना कहीं बात करेंगे। राणा सांगा विवाद ने तूल पकड़ लिया है, नेता एक दूसरे पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं और अब इसी बीच अखिलेश यादव का यह आगरा का दौरा आज देखा जाएगा। बिल्कुल, देखिए, राणा सांगा विवाद ने फिर से तूल पकड़ा है और राणा सांगा विवाद को लेकर अब असली हकीकत नहीं बल्कि अब राजनीतिक तस्वीर इसमें खींचने की कोशिश की जा रही है, राजनीतिक रेखा खींचने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए थे और उसके बाद अब 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। बहुत बड़ा राज्य है, ऐसे में 1 या 1.5 साल पहले से ही विधानसभा के चुनाव की तैयारियां शुरू होती हैं। ऐसे में अब योगी आदित्यनाथ भी अपनी जगह बयानबाजी कर रहे हैं, अखिलेश यादव पीछे नहीं है। आज आगरा दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव और वहां पर जो उनके सांसद हैं जिन्होंने राणा सांगा पर बयान दिया था, उसके बाद एक बड़े स्तर पर वहां पर विवाद भी देखने को मिला था, माहौल खराब हुआ था। करणी सेना की तरफ से, क्षत्रिय समाज की तरफ से उन जो वहां पर तोड़फोड़ हुई थी। आज उसी सांसद के साथ अखिलेश यादव की मुलाकात होनी है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि राणा सांगा पर सपा सांसद रामजीलाल सुमन के बयान और करनी सेना के विरोध की वजह से यूपी की राजनीति जो है वो सरगर्म देखने को मिल रही है। और यहाँ पर अब फिलहाल अपने संसद के आवास पर हमले के बाद पार्टी के अध्यक्ष जो कि अखिलेश यादव है वो उनसे वहां पर मिलने आ रहे हैं, क्योंकि रामजीलाल सुमन ने जब ये बयान राणा सांगा पर दिया था, करणी सेना ने पहले उनके घर पर यानी उनके आवास पर पहुंचकर प्रदर्शन किया और उसके बाद काफी ज्यादा गुस्सा, आक्रोश जो है वो रामजीलाल सुमन के प्रति जाहिर किया। चलिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता इकबाल खान जुड़ चुके हैं। इकबाल, बताइएगा, आज करणी सेना के विरोध के बाद अखिलेश यादव पहली बार आगरा जो है वो रामजीलाल सुमन से मुलाकात करेंगे, क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि राणा सांगा विवाद काफी ज्यादा तूल पकड़ चुका है। देखिए, बिल्कुल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज आगरा पहुंचेंगे और सपा राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के आवास पर अखिलेश यादव पहुंचेंगे। 26 मार्च को रामजीलाल सुमन के आवास पर हमले के बाद पहली बार अखिलेश यादव वहां पहुंच रहे हैं। तकरीबन 11:30 बजे तक वहां पहुंचने का अनुमान है। वहीं रामजीलाल सुमन के आवास की अखिलेश यादव को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 4 लेयर सुरक्षा के घेरे हैं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी लिस्ट वहां बनाई जा रही है। बिल्कुल, इकबाल, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण दौरा रहेगा, लेकिन अब इसे राजनीति के दृष्टिकोण से भी देखा जा रहा है, राजनीतिकरण भी हो रहा है। क्या अब ये माना जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने, अब उसकी नींव भी हर पार्टी वहां पर तैयार करने की कोशिश कर रही है? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने और कहीं ना कहीं ये सब जो चीजें हैं, पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने तरीके से उसमें जुटी हुई हैं। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के इस दौरे को भी 2027 के चुनाव से हम जोड़ सकते हैं।
वहीं अगर मैं बात करूं तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी जोश दिखाई दे रहा है। सपा की कार्यकर्ताओं की सूची बनाई गई, लेकिन उसके बाद भी भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आगरा में मौजूद हैं। हालांकि पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है, कड़ी सुरक्षा के इंतजाम वहां पर किए गए हैं सीपी के द्वारा, दीपक कुमार जी के द्वारा। अब देखना होगा जब अखिलेश यादव पहुंचेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, क्या ऐसा बयान देते हैं जिससे और ज्यादा अनुमान निकल सकते हैं 2027 के चुनाव के लिए। इकबाल, यहाँ पर एक सवाल ये है कि क्या सबको ये लगता है जो रामजीलाल सुमन के आवास पर ये अटैक हुआ या जो हमला किया गया था करणी सेना के द्वारा, ये राजनीति से जुड़ा हुआ था? क्योंकि यहाँ पर बार बार एलिगेशन तो इसी चीज का लगाया जा रहा है, लेकिन जब करणी सेना से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर करणी सेना की बात करें, हालांकि ये हमला जो अगर हमले की मैं बात करूं तो हमला ज्यादातर जिन लोगों से बात करी हम लोगों ने, चाहे जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों, हमले को किसी ने भी जायज नहीं ठहराया है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मैं बात करूं तो उन्होंने सीधे करणी सेना पर और बीजेपी पर इसका आरोप लगाया था कि ये सब सुनिश्चित हमले हैं इस तरह से। लेकिन अब देखना होगा कि आज के दौरे के बाद क्या मायने निकलते हैं जब अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी हो जाएगी। इकबाल, अखिलेश यादव सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। जहां भी उन्हें प्लेटफॉर्म मिलता है, जहां पर भी उन्हें मौका मिलता है, वो सरकार को घेरते हैं। आज के इस दौरे के क्या मायने निकाले जा सकते हैं? क्या एक बार फिर से वो सरकार को घेरे में लाएंगे? क्या ऐसी संभावना है? जी बिल्कुल, देखिए जिस हिसाब से अखिलेश यादव का दौरा है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो चहल पहल है सुबह से रामजीलाल सुमन के आवास के आसपास, वही प्रशासन के द्वारा एक लिस्ट भी बनाई गई है। जब अखिलेश यादव रामजीलाल सुमन की मुलाकात होगी तो कौन कौन से पार्टी के कार्यकर्ता और नेता वहां मौजूद होंगे, पुलिस ने एक लिस्ट बनाई है। और कहीं ना कहीं भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने काफी बल का भी इंतजाम किया है। लेकिन अब ये कहना भी मुश्किल होगा कि जब तक अखिलेश यादव कोई बयान नहीं दे देते, बयान से के बाद ही ये अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन हाँ, ये सच है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं कहीं ना कहीं इसको 2027 के चुनाव से जोड़कर देख रही हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इकबाल, ये जानकारी आपने साझा की। इकबाल खान हमारे साथ बने हुए थे आगरा से, जहां पर आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहुंचेंगे। आगे बढ़ेंगे, अब बात बंगाल की करेंगे, जहां पर हिंसा के बाद अभी भी तनावपूर्ण स्थिति वहां पर बनी हुई है और हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री के बजाय वहां पर गवर्नर यानी जो राज्यपाल हैं वो इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और वहां पर दौरे पे दौरे कर रहे हैं। एक पहले भी दौरा किया था, लोगों से मुलाकात की थी। एक बार फिर से राज्यपाल जो है उस इलाके में पहुंचेंगे जहां पर वक्फ कानून के विरोध में एक जोरदार प्रदर्शन हुआ था। प्रदर्शन के बाद वहां पर हिंसा हुई थी और हिंसा पर बंगाल सरकार पर, ममता बनर्जी पर कई सारे सवाल भी खड़े हुए थे। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि राज्यपाल बोस का आज मुर्शिदाबाद का दौरा है, जहाँ पर कुछ दिन पहले हमने वक्फ कानून को लेकर ये देखने को मिला था कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ, हिंसा भड़की थी, जिसके बाद 3 लोगों की इसमें जान गई, कई पुलिस वाले इसमें घायल हुए। क्योंकि बंगाल की सिचुएशन की अगर बात की जाए, चाहे वो दक्षिण बंगाल हो या पश्चिम बंगाल हो, दोनों तरफ काफ़ी ज़्यादा अभी रोष जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि वक्फ बिल का विरोध जो है वो लगातार इनके द्वारा किया जा रहा है। तो इसी बीच आज राज्यपाल बोस का मुर्शिदाबाद का दौरा है, जहां पर बंगाल हिंसा को लेकर सियासी घमासान भी शुरू हुआ है और वो घमासान भी लगातार जारी। इसी पर संदीप गोयल हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। संदीप से जानकारी लेंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण और इस वक्त एक केंद्र बन गया है, चर्चा का केंद्र बंगाल का मुर्शिदाबाद बन गया है, जिस पर सब अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। बहरहाल फिलहाल बंगाल के अंदर अभी राष्ट्रपति शासन की मांग भी जोरों शोरों से उठ रही है। इस बीच राज्यपाल का वहां पर जाना, बार बार जाना, ये एक गहरे संकेत भी यहां पर नजर आ रहे हैं। संदीप से जानना चाहेंगे, संदीप आज फिर से मुर्शिदाबाद के दौरे पर राज्यपाल रहेंगे, पहले भी उन्होंने एक दौरा किया था और इस दौरे के बाद वहां पर पीड़ितों से मुलाकात होगी, उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और रिपोर्ट केंद्र सरकार के सामने पेश की जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी एक बड़ा बयान भी बंगाल से आया है। मिथुन चक्रवर्ती ने यह बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि भाई अब तो राष्ट्रपति शासन बंगाल के अंदर लागू हो जाना चाहिए। देखिए, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी को लेकर आज राज्यपाल जो बॉस हैं वो उस मुर्शिदाबाद के 3 ऐसी जगहों पर जाने वाले हैं जहां पर इस तरह की जो हिंसक घटनाएं हुई थी और वहां पर जो पीड़ित हैं उनके परिवार वालों से और उनसे मुलाकात करेंगे और समझने की स्थिति को जानने का प्रयास करेंगे और उस रिपोर्ट को कहा गया था कि
जो इस तरह की स्थिति पैदा होती है तो उसके लिए जो है सरकार जिम्मेदार होगी। लेकिन ममता बनर्जी जी की ओर से भी ये मांग की गई थी कि वहां पर कोई भी बाहरी व्यक्ति जो है, बाहरी जो पार्टी का या किसी भी राजनीतिक दल से वहां पर ना पहुंचे, कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, वहां पर हिंसक झड़प ना हो जाए। इसके लिए 17 तारीख को भी उनकी ओर से एक बात कही गई थी, लेकिन अब राज्यपाल आज वहां पर पहुंच रहे हैं, महिला आयोग की टीम भी वहां पर उनके साथ होगी, महिलाओं से बातचीत की जाएगी आखिर कैसे ये घटनाएं हुई, और ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय था। और इसी को लेकर अब सरकार को जो है रिपोर्ट सौंपी जाएगी और ये भी तय किया जाएगा कि क्या वहां पर जो है और ज्यादा जो है पुलिस या फिर आर्मी वहां पर तैनात की जा सकती थी या अभी भी जरूरत है। तो इन तमाम चीजों का जिक्र आज होगा और उसके बाद सरकार केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजेगी। राज्यपाल वहां पर पहुंच रहे हैं। हालांकि अब इस तरह की बातें सामने आ रही है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हिंसक झड़पें जो है बफ कानून को लेकर हुई थी, उसके बाद क्या राष्ट्रपति शासन की वहां पर जरूरत है, और इसी की अब जो है आवाजें वहां पर उठने लगी हैं। और आज राज्यपाल जो रिपोर्ट लेंगे और जो लोगों से बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद ही जो रिपोर्ट होगी वो सरकार तक पहुंचाई जाएगी कि आखिर क्या स्थिति अभी उन क्षेत्रों में बनी हुई है, क्या हालात है और कितना। यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि सबसे पहले जब वक्फ आया था जिसको लेकर ये सारी हिंसाएं हुई हैं, इसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले खुद ऐलान किया कि यहाँ पर ये कानून लागू नहीं होगा, जिससे लोगों में हिंसा भड़की, प्रदर्शन जो है और उग्र हुआ। उसके बाद यहाँ पर यह भी सवाल आया कि ममता बनर्जी ने साफ तौर पर राज्यपाल को कहा कि आप अपना दौरा स्थगित करिए। उसके बाद एक और स्टेटमेंट सामने आई, ये कहा कि यहाँ पर सब सिचुएशन जो है वो नॉर्मल है। उसके बाद 3 लोगों की मौत होना, और जब राज्यपाल वहां पर दौरा कर रहे हैं, रिपोर्ट बनाने के बाद अब ममता बनर्जी घेराव में होंगी। देखिए, बिल्कुल सीधे तौर पर सरकार जो है, राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराना बिल्कुल जायज होगा, क्योंकि जिस तरह से सरकार कह सकते हैं कि उकसाने का काम कह सकते हैं कि जिस तरह से अगर केंद्र सरकार को कानून लेकर आती है और उसके बाद राज्य सरकार कहती है कि इसको जो है यहाँ पर लागू नहीं किया जाएगा और उसके बाद वहां पर विरोध होना शुरू हो जाता है, तो ऐसे में सरकार को, केंद्र सरकार को दोनों को मिलकर या तो बातचीत का रास्ता निकालना चाहिए था या कुछ ऐसी स्थिति वहां पर जो है बनानी चाहिए थी कि इस तरह की स्थिति पैदा ना हो। लेकिन उसके बाद वहां पर हिंसक झड़प होती है, 3 लोगों की मौत हो जाती है, कई पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं, और अब उनसे जो है राज्यपाल मिलने जा रहे हैं, तो ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर कौन लोग थे, कैसे ये स्थिति पैदा हुई, और क्या अभी भी उन लोगों के जहन में क्या सवाल है, क्या डर का माहौल है, और वही रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। ये कहा ना, ये जो कह पाना बहुत मुश्किल होगा कि क्या राष्ट्रपति शासन वहां पर अगर लगता है तो क्या लोगों की क्या कुछ राय हो सकती है, क्या इस पर भी जो है बातचीत की जा सकती है, सभी पहलुओं पर वहां पर चर्चा होना संभव है। क्योंकि जिस तरह की सरकार वहां पर चल रही है और लगातार लोगों को उकसाने या कहें कि भड़काने की स्थिति में अगर वहां की राजनीतिक पार्टियां लगी हुई हैं, तो फिर ये पूरे देश के लिए कहीं ना कहीं खतरा होगा, और इसको जो है सरकार को देखना होगा। वहां पर राष्ट्रपति शासन की जैसे अगर वहां पर इस तरह की बातें होती हैं। ठीक है संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर राज्यपाल का दौरा बंगाल का है, लेकिन हिंसा जिस तरीके से भड़की है, रिपोर्ट केंद्र सरकार को देनी है, राज्य सरकार को जवाब भी साथ ही देना होगा। आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर सियासी सरगर्मी के चलते अब आगामी चुनाव को लेकर अगर बात की जाए तो ये सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दल यूपी बिहार का एक एक करके दौरा कर रहे हैं, और इस बीच 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी और बिहार के दौरे पर रहेंगे। बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण 24 अप्रैल का दिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए और यूपी और बिहार के लिए। यूपी भी जाना है, यूपी के कानपुर में पहुंचेंगे पीएम मोदी, उसके बाद बिहार में जाएंगे, क्योंकि बिहार इस बार निशाना है चुनावी दृष्टिकोण से भी, और ऐसे भी बिहार को लेकर सरकार पिछले 2 या 3 या 5 सालों से सजग नजर आ रही है। उसका जीता जागता उदाहरण हमने बजट में भी देखा था। स्पेशल बजट जो है वो बिहार को एक पैकेज दिया गया था। तो अपने आप में बिहार में चुनाव है, तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री मोदी अपनी पार्टी को, अपने संगठन को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, इसका नमूना पिछले 10 साल से देखा जा रहा है। और इम्पैक्ट भी प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर बहुत ज्यादा नजर आता है। जहां भी जाते हैं वहां पर वहां के जो नंबर्स है, वहां के जो समीकरण है, वहां का जो राजनीतिक माहौल होता है, वो पूरी तरह से बदल जाता है, वो पूरी तरह से गर्म हो जाता है। ऐसे में अब बिहार के मधुबनी में प्रधानमंत्री मोदी जब पहुंचेंगे तो उस समय बिहार वासियों को क्या सौगातें दी जाएंगी, किस तरह के वहां पर लोगों को कैसे अपनी तरफ आकर्षित किया जाएगा, अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं से या अपने कार्यों से, ये देखना बेहद ज्यादा दिलचस्प है। तो बिल्कुल यहाँ पर सभी की नजरें इसी पर रहने वाली है। फिलहाल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 को बिहार के मधुबनी में सभा को प्रस्तावित जो है वो किया गया है। उसके बाद 24 में अगर बात की जाए तो इसी के साथ साथ आपको बता दें कि
जब वो वहां पर जाएंगे, पीएम के आगमन से 24 घंटे पहले ही भारत नेपाल बॉर्डर को भी सील कर दिया जाएगा। फिलहाल यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर भारत नेपाल सीमा पर भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पीएम मोदी मधुबनी जिले के पहुंचेंगे और वहां पर जो है सभा प्रस्तावित की गई है। हमारे साथ सुनील कुमार हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सुनील, बताइएगा प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि 24 घंटे पहले इंडो नेपाल बॉर्डर को भी सील करने की बात सामने आई है। देखिए, जैसे बता दूं कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 24 तारीख को दौरा है और अन्य जनपद हैं उन पर भी पूरी तरीके से सील कर दिया गया। वहीं आपको बता दें कि जैसे कि बिहार की हो या कानपुर को 24 अप्रैल का दौरे पर रहेंगे और पूरी तरीके से कानपुर प्रशासन पूरी तरीके से चप्पे चप्पे पे निगरानी रखा है और हाई अलर्ट पर प्रशासन है। और यही आपको बता दें कि जिस तरीके से कानपुर प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, निगरानी रखे है, हर तरीके से प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। और जहां पे 24 तारीख को जिस कानपुर जीएसए में कार्यक्रम है, जनसभा को संबोधित करेंगे, वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का समय है और अब ऐसे में 24 अप्रैल को कानपुर पहुंचेंगे और 24 अप्रैल को कानपुर पहुंचने के बाद कानपुर में तीन बड़ी सौगात भी कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि तीन योजनाओं का उद्घाटन भी कर सकते हैं, जो कि कानपुर के अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन का और 2 प्लांटों का, जो पावर प्लांट है, उनका भी उद्घाटन करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है और लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। देखिए सुनील, जब भी पीएम मोदी कहीं दौरे पर जाते हैं वहां पर कुछ न कुछ सौगात देते रहते हैं, तो कानपुर वासियों के लिए ये कितनी बड़ी उपलब्धि होगी, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि होगी? देखिए, बता दें कि जिस तरीके से प्रदेश वासियों को एक यूं कहा जाए कि कई अरबों का सौगात भी दे सकते हैं इसी मंच से। अब ये जिस तरीके से देखा जाता है, जिस बार पिछली बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे तब भी एक सौगात भी दी गई थी। इस बार भी कानपुर जब पहुंचेंगे तो ऐसे में जब सौगात दी जाएगी तो अन्य जनपद हो या कानपुर के क्षेत्र के हो, इनमें सबसे बड़ी एक ये देखा जाता है कि जिस तरीके से सौगात मिलती है तो तेजी से कार्यकाल का जो कार्य होते हैं ये चालू हो जाते हैं और लोगों के जो आम जनता को है इसको काफी राहत मिल जाती है। जी सुनील, आम लोगों को बहुत उम्मीदें हैं इस सरकार से। 2 टेन्योर हो चुके हैं, जैसे आपने कहा कि ये तीसरा टेन्योर है, तीसरे कार्यकाल का ये दौरा, पहला ही दौरा कानपुर में प्रधानमंत्री मोदी का होगा। बहुत उम्मीदें हर भारतवासियों को है। जिस प्रकार से वादे हुए थे, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो महंगाई हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रेलवेज हो, रोडवेज हो, ये तमाम चीज़ें हैं। और ख़ास तौर पर रेलवेज में जो मेट्रो की आप बात कर रहे हैं सुनील, उसमें काम हुआ है। क्या आने वाले समय में इसी रफ्तार से, इसी तरीके से आगे भी काम होते रहेंगे और लगातार ये उपलब्धियां जो है वो देश के अंदर या फिर उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलेंगी? देखिए साहिल जी, मैं बता दूं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं वहां सौगात देते हैं, तो ऐसे में देखने वाली बात यह है, हर तरीके से जब प्रधानमंत्री का दौरा होता है तो पूरी तरीके से जो जहां तक अभी तक जो भी कार्यकाल रहा है बीजेपी का, उसमें लोगों की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात ये भी है कि एक अच्छाइयों का भी देखा जा सकता है, चाहे आम जनमानस की हो और या यूं कहा जाए कि रेलवे की बात की जाए तो ऐसे में पहले की अगर बात करते थे तो वही रेलवे का अलग ही वो देखने को मिलता था। अब इसी कार्यकाल की अगर बात की जाए तो अब ऐसे में रेलवे हो या किसी विभाग की बात की जाए तो हर तरीके से कार्यकाल इनका देखने को मिल रहा है। और अच्छाइयों की अगर बात की जाए तो आम जनता के इसमें खुद एक आम जनता ही बताती है कि हम तैयारियां कैसे की गई है सुनील, उसको लेकर 24 के दौरे को लेकर क्या क्या तैयारियां हैं? क्योंकि यहाँ पर इस बार जिस तरीके से सिक्योरिटी की बात की जा रही है, इसका मतलब सबसे बड़ी बात वही सामने आएगी, हाई अलर्ट पर रखा गया है। देखिए, जब प्रधानमंत्री ऐसे में 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर पहुंचेंगे, पूरी तरीके से कानपुर शहर को हाई अलर्ट कर दिया गया है और चप्पे चप्पे पे निगरानी रखी जा रही है। यहाँ तक आपको बता दें कि जिस जगह जहाँ से जाएंगे पूरी तरीके से रोड को पहले ही डाइवर्जन कर दिया गया है और हर तरीके से प्रशासन मुस्तैद है। और अन्य जनपदों को अन्य जनपदों को भी बिल्कुल अलर्ट जारी रखा गया है कि किसी तरीके से कोई चूक ना हो। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन पहले ही
कई तरीके से जो है समीक्षा बैठक भी करी गई, चप्पा चप्पा निगरानी रखी जा रही। हर तरीके से तैयारियों की अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से कानपुर में सुरक्षा व्यवस्था को जायजा भी लिया जा रहा है। अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, हर तरीके से समीक्षा बैठक भी की जा रही। वही कल 20 तारीख को मुख्यमंत्री भी आएंगे और इसमें जो है अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और कानपुर के 2 पावर प्लांट। ठीक है सुनील, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी। देखिए, जनता को बड़ी सौगात मिल रही है, 1.93 अरब के विकास कार्यों की सौगात जनता को मिलेगी और प्रधानमंत्री मोदी ये सौगातें सीधे समर्पित करेंगे। और इस बीच कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा, शिलान्यास किया जाएगा। मेट्रो के नए फेज के संचालन को हरी झंडी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से मिलेगी, जहां पर 19,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात जो है वो जनता को मिलने वाली है। 9 बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण भी पीएम मोदी की तरफ से होना है। फूलबाग में बनने वाली ई लाइब्रेरी, 2 मियावाकी पार्क और सीएम की ग्रिड की सड़कें जो है वो बन जाएंगी। इसके साथ साथ और बड़ी क्या सौगातें होंगी जो प्रधानमंत्री मोदी देंगे। देखिए, उपवन योजना के तहत 2 मियावाकी पार्क वहां पर बनेंगे, इसकी हरी झंडी या फिर इसका भी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के हाथों से ही होने वाली है। तस्वीर तो जाहिर सी बात है कि बदलती हुई नजर आएगी। इस हिसाब से फिलहाल ये कानपुर को बड़ी सौगातें मिलने वाली। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। इस वक्त बड़ी जानकारी आ रही है, ये बड़ी अपडेट बिहार से, जहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार के दौरे पर जाएंगे। 2 दिन बिहार में रहेंगे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। पहले भी अपने बात की, प्रधानमंत्री मोदी भी बिहार जाएंगे। उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी बिहार पहुंचेंगे और अपनी पार्टी को मजबूती की तरफ लेने के लिए वहां जो पदाधिकारी हैं, वहां जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं, उनको भी निर्देशित करेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ 2 दिन का दौरा जो है वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का रहने वाला है और इस अवसर पर बक्सर, पटना में रैली को संबोधित किया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस अपने अस्तित्व को और स्ट्रॉन्ग किस तरीके से करे, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस को लेकर हमेशा ये देखने को मिलता है, हमेशा ये बात सामने आती है कि अंदर भी गुटबाजी चलती है, जिसके कारण कांग्रेस को हमेशा हार का सामना करना पड़ रहा है लगातार कई समय से। और इसी बीच अब बिहार को लेकर अगर बात की जाए तो यहाँ कोई भी चांस कांग्रेस नहीं छोड़ना चाहती। इस बीच राजनीतिक एजेंडे के साथ रणनीति बनाकर कांग्रेस की अगर बात की जाए तो वहां पर मल्लिकार्जुन पहुंचने वाले हैं। चलिए, हमारे संवाददाता मनीष कुमार वर्मा हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। मनीष, लगातार बिहार को लेकर बातचीत अब हो ही रही है और इस साल के अंत तक इसी तरह से बातचीत होगी, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां का प्रभाव, जो राजनीतिक प्रभाव है, वो आसपास के राज्यों में भी पड़ता है। 2027 में यूपी में भी चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले बिहार में कौन ऐसा दल होगा, कौन ऐसा चेहरा होगा जो वाकई में 2025 में उभर कर सामने आएगा? क्या ये कोई नया चेहरा होगा नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव के बाद, या फिर वही घिसी पिटा जो मामला है वो बिहार के अंदर देखने को मिलेगा? शीतल, मैं आपको बता दूं कि बिहार में मौजूदा जो अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है, होने वाली है, इसको लेकर के सभी दल अपने अपने ताल ठोक रहे हैं। इसमें जो नए चेहरे की जहां तक बात कर रहे हैं तो सबसे पहले पटना में जो है एनडीए गठबंधन की बैठक हुई थी और इस बैठक में चिराग पासवान ने दबाव बनाने की कोशिश की थी 80 सीट को लेकर के। तो बैठक जो है अमित शाह वहां से थोड़ी देर में ही निकल गए थे और बैठक जो है वो सफल नहीं हो पाई थी। जो अमित शाह उनका स्टेटमेंट आया था उसके बाद कि आप लोग पहले आपस में बात कर लो, फिर मैं बात करूंगा। वर्तमान समय में आज के दिन ये बक्सर के लोग एक जगह है बक्सर के दलसागर स्थित खेल के मैदान में आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आने वाले हैं। कांग्रेस ने इस बार जो पिछली बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की थोड़ी सी चूक रही थी, कांग्रेस के कई बड़े नेता जो हैं वो नहीं जुड़ पाए थे पिछले विधानसभा चुनाव में, दिलचस्पी नहीं ली थी, जिस कारण जो है कांग्रेस को कुछ सीटों से हाथ धोना पड़ा था और सत्ता में भी नहीं आ पाई थी कुछ सीटों के कारण। इस बार कांग्रेस ये चाहती है कि ऐसे किसी भी कमी के कारण जो है हम लोग सत्ता से दूर ना रहे। जनता मौका दे या जनता मौका ना दे तो वो दूसरी बात है, लेकिन पार्टी और संगठन के दृष्टिकोण से हम लोग कोई भी ऐसी कसर जो है कोई कसर ना छोड़े ताकि चुनाव में हम लोग जीत, जिससे कि लेकिन मनीष, अब यहाँ पर सवाल है कांग्रेस का कोर किस तरीके से स्ट्रांग हो, क्योंकि जिस तरीके से बाकी राज्यों के चुनावों के नतीजे आए हैं, इसमें कांग्रेस की अंदर की जो गुटबाजी चल रही है, जो कोर वीक होता जा रहा है, उस पर ही बार बार बात आती है।
देखिए, इसी को लेकर के कांग्रेस के द्वारा जो है एक वर्किंग कमेटी जो है इस चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और महागठबंधन की टीम ने बनाई है, जिसकी अध्यक्षता या लीडरशिप का है वो तेजस्वी यादव के हाथ में है। जिला, प्रखंड, राष्ट्रीय स्तर से लेकर बिहार के राज्य फलक से लेकर के पंचायत स्तर तक कोर कमेटी की गठन की जाएगी और इस कोर कमेटी में कांग्रेस, राजद, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीएम जैसे कई ऐसे जितने भी इसके घटक दल हैं, इनके लोग इसमें रहेंगे और प्रखंड पंचायत स्तर पर जो है साप्ताहिक से लेकर मासिक बैठक की जाएगी, जिससे एक दूसरे से जुड़े रहे और समस्याओं को जो जनता के बीच से निकल आ रही है उसका सही जो मानस पटल पर रखना है राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव के समय में, वो दिखाई दे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष, ये जानकारी आपने दी। मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार जाएंगे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे को जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है तब से कांग्रेस पार्टी की हालात और भी बिगड़ती हुई नजर आ रही है और दूसरे के कंधे पर चुनाव लड़े जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिन्होंने कांग्रेस की हार की और कांग्रेस की मजबूती से पीछे आने की गवाही भी दी है। अब आपको सीधे लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना संबोधन कर रहे हैं। मीडिया ग्रुप जब भी कोई भी व्यक्ति हो या समाज हो या कोई संस्थान हो, जब भी वह अपनी विरासत से भटकेगा उसके सामने पहचान का संकट खड़ा होगा। तो देश हो या समाज हो या संस्थान हो या व्यक्ति हो, इन चारों पर बराबर लागू होता है। और मैं इस बात के लिए दैनिक जागरण के संस्थापकों को और उनके प्रधान संपादकों को हृदय से इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा और उनका अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने भारत की विरासत को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राष्ट्रीय मुद्दों और मूल्यों पर अपनी अटूट निष्ठा रखते हुए सदैव कलम की धार को उस मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम किया। ये दैनिक जागरण की अपनी विरासत के प्रति, अपनी राष्ट्रीयता के प्रति प्रतिबद्धता का एक उदाहरण है और उस प्रतिबद्धता की कीमत दैनिक जागरण को चुकानी पड़ी थी। जब हल्ला बोल का नारा हुआ था, बदनाम जगह के रूप में नहीं दर्ज कर सकता। आज कोई यहां पर माफिया गैंग अव्यवस्था पैदा कर रहा है, इसके बारे में कोई गोरखपुर को या पूर्वी उत्तर प्रदेश को या उत्तर प्रदेश को बदनाम नहीं कर सकता। आज गोरखपुर हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश, पहचान के संकट का मोहताज नहीं है। आज उसकी पहचान है। देश के अंदर, दुनिया के अंदर कहीं जाएंगे, भारत की विरासत के प्रतीक के रूप में उत्तर प्रदेश वासियों को देश भी और दुनिया भी सम्मान देता है। विरासत को विकास की प्रक्रिया के साथ मजबूती के साथ जोड़ने वाले राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश की सशक्त उपस्थिति को हर व्यक्ति स्मरण कर रहा है। उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज हम जहां पहुंचे हैं, आज हमारे सामने पहचान के संकट से हम उभरे हैं और तेजी के साथ देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपनी उपस्थिति दर्ज की है। एक समग्र विकास के जिस रोड मैप को हम लोगों ने आज से 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में प्रारंभ किया था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो रोड मैप हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के लिए तैयार किया था, आज उत्तर प्रदेश के अंदर वह हम सबके सामने है। उसका एक लघु स्वरूप अगर देखना है कि उत्तर प्रदेश की सामर्थ्य क्या है, जो संभावनाएं थी उन संभावनाओं को सामर्थ्य में बदलने के लिए उत्तर प्रदेश ने कैसे इस यात्रा को आगे बढ़ाया है। 2025 का महाकुंभ प्रयागराज उसका एक उदाहरण आपके सामने है। जो भी आया प्रयागराज में, महाकुंभ में 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में इन 45 दिनों की आयोजन में जो भी आया
अभिभूत होकर के गया। उत्तर प्रदेश में जो भी आया, उत्तर प्रदेश ने आतिथ्य सत्कार का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। याद करिए, वह घटना वह भी किसी समाचार पत्र में ही आया था, जहां पे सुदूर दक्षिण से आने वाले यात्रियों की एक बस पहली बार साहस की थी कि उत्तर भारत में वे महाकुंभ में वे भी आस्था का स्नान करें। रास्ते में बस खराब हो गई। खराब होने के बाद जब वे आगे बढ़े तो उनके कुछ लोग गए ढूंढने के लिए कि कहां हमें मिस्त्री मिलेगा। तो एक घर में शादी हो रही थी। उनको पता लगा कि सुदूर दक्षिण से लोग उत्तर प्रदेश में स्नान करने के लिए आए हैं महाकुंभ में। तो उसके पूरे परिवार के लोग गए, उनसे कहा कि भाई चलिए आप हमारे घर में वहां पहले भोजन ले लीजिए। तो भूखे थे लोग, वे लोग आए वहां से, क्योंकि उनको रास्ते में लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा था कि कहां जाएं, कैसे करें, गाड़ी कहां मिलेगी, क्या थी। लेकिन जब वे वहां से वो चले तो गए, तो उन्होंने कहा पूरा सजा हुआ था। उन्होंने पूछा कि भाई ये क्या है आपके घर? उन्होंने कहा हमारे घर में आज लड़की की शादी है और थोड़ी देर में बारात आने वाली है। तो उन्होंने कहा भाई हम तो 50 लोग हैं, अगर हम खाना खा लेंगे तो बाराती क्या खाएंगे? उन्होंने कहा नहीं, आप आए हैं, आप हमारे अतिथि हैं, आप पहले खाना खा लेंगे, बारातियों के लिए हम फिर बना लेंगे। यह आतिथ्य सत्कार का अद्भुत उदाहरण था। और फिर उस गांव के लोगों ने दूसरी बस की व्यवस्था की और उन्हें प्रयागराज तक पहुंचाया और पीछे उनके ड्राइवर को रखा साथ में और कहा, फिर उनकी गाड़ी के लिए मिस्त्री मंगाया, गाड़ी ठीक करवाई और फिर उस गाड़ी को प्रयागराज भेजा, जिससे फिर वे वापस जा सके। ऐसे अद्भुत उदाहरण आतिथ्य सत्कार के उत्तर प्रदेश वासियों ने इस दौरान दिए। और कानून व्यवस्था के बारे में तो बोलना ही क्या था। 66 करोड़ लोग आ गए, कोई लूट नहीं, कोई अपहरण नहीं, कोई छेड़खानी नहीं, कहीं कोई अव्यवस्था नहीं। इस दौरान आपने देखा होगा कहीं कोई ऐसी घटना नहीं जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश वासियों को कहीं सिर झुकाना पड़े। यह एक आदर्श व्यवस्था, यह तब संभव हो पाता है जब सभी लोग मिलकर के एक साथ सोचते हैं, एक साथ करते हैं, एक साथ उसके परिणाम भी उसी रूप में आते हैं। और मैं इस बात के लिए उत्तर प्रदेश वासियों को बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट इस दौरान हम उत्तर प्रदेश के अंदर लेके आए। आप याद करिए 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में एक एक्सप्रेसवे था, यानी 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश एक एक्सप्रेसवे बनाया था। आज हम लोग 6 एक्सप्रेसवे इन 8 वर्षों में बना चुके हैं। 8 एक्सप्रेसवे 6 बना चुके हैं और 7 पे वर्तमान में हमारा कार्य चल रहा है। दो 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में एक सिटी में मेट्रो का संचालन हो पाया था। आज हम 6 सिटी में मेट्रो का संचालन कर रहे हैं। हाईवे का सबसे बड़ा संजाल आज के दिन पे नेटवर्क हमारे पास है। रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क उत्तर प्रदेश के पास है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को 4 लेन से जोड़ने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। देश की पहली रैपिड रेल उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुई है और पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में यह भी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुआ है। आज उत्तर प्रदेश देश की एक तेजी से बड़ी एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ा है। याद करिए
जो लोग अर्थशास्त्र के सामान्य जानकारी भी रखते होंगे उनको याद होगा, देश जब आजाद हुआ था, उत्तर प्रदेश जो कि कृषि बाहुल्य क्षेत्र था, उर्वरा भूमि थी, अच्छा जल संसाधन था, देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था माना जाता था। जो भी था उसमें भी देश के अंदर टॉप की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश था। जैसे जैसे औद्योगिकीकरण का चलता गया और उसके बाद देश के अंदर सरकार पर सरकार बदलती गई, देश के अंदर पंचवर्षीय योजनाएं बनती गई, देश विकास के नित नए प्रतिमान को छूता गया, लेकिन उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगातार नीचे की तरफ जा रही थी। प्रति व्यक्ति आय लगातार नीचे होती गई। 1947 से 1900 तो देखिए, विपक्ष को एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने जमकर घेरा है और सवाल भी उठाए हैं। योगी आदित्यनाथ ने अभी संबोधन आप सुन रहे थे और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। अब जरा आगे बढ़ेंगे। इस वक्त एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपने जिस तरह से पहले संबोधन देखा योगी आदित्यनाथ का, लेकिन बड़ी खबर एक और, एक पार्टी एक चुनाव पर सहमति बना रही बीजेपी। देखिए, मंडल से राष्ट्रीय स्तर तक एक साथ चुनाव होगा, इस पर सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल 26 राज्यों के संगठन चुनाव पेंडिंग है और एक साथ हो सकता है ये सभी चुनाव होंगे। संगठनात्मक चुनाव कराने की तैयारी में बीजेपी नजर आ रही है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दूं कि एक पार्टी एक चुनाव पर सहमति जो है वो भारतीय जनता पार्टी बनाती हुई नजर आ रही है, जहां पर फिलहाल मंडल से राष्ट्रीय स्तर तक एक साथ चुनाव होगा और साथ ही साथ फिलहाल 26 राज्य के संगठन चुनाव पेंडिंग है और इसको लेकर भी तमाम सहमति जो है वो बनाई जाएगी, जिसके लेकर एक पार्टी एक चुनाव और भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। बिल्कुल, देखिए, फिलहाल बीजेपी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए लगी हुई है और कई जगहों पर अध्यक्षों के चुनाव भी होने हैं, कई मंडलों पर अध्यक्षों के चुनाव होने हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी चुनाव होना है। ऐसा ही माना जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी मोहर लग सकती है। इसको लेकर फिलहाल एक पार्टी और एक चुनाव पर सहमति बनाने में बीजेपी लगी हुई है। मंडल से राष्ट्रीय स्तर तक एक साथ ये चुनाव होगा, इसमें सभी कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाएगा। फिलहाल 26 राज्यों के संगठन चुनाव पेंडिंग है, जिसमें फिर से बीजेपी के चुनाव पार्टी लेवल पे होंगे। तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर इस वक्त अगर बात की जाए चुनावों के बाद, तो 26 अप्रैल को राष्ट्रव्यापी रोजगार मेला जो है वो होने वाला है और देश भर में कई स्थानों पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और करीबन 44 जो संस्थान है वहां पर होगा और युवाओं को नियुक्ति पत्र जो है वो प्रधानमंत्री देने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और अब यहाँ पर 26 अप्रैल को ये रोजगार मेला होगा, क्योंकि युवाओं में रोजगार के हवाले से अगर बात की जाए तो लगातार मोदी सरकार काम करती हुई नजर आ रही। फिलहाल ये रोजगार मेला जो है वो देश के कई स्थानों में और होने वाला है, जिसमें सभी युवाओं को ये सर्टिफिकेट्स मिलने वाले हैं। बिल्कुल, 26 अप्रैल को ये राष्ट्रव्यापी रोजगार मेला होगा, इसका आयोजन होगा। देश भर में 46 स्थानों पर ये कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसको युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री मोदी वितरित करेंगे। कुछ डिजिटल या मतलब डिजिटल के जरिए भी दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 26 अप्रैल को रोजगार मेला होगा, जिसके जरिए बहुत सारे युवाओं को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। बहुत सारे युवाओं को उनके भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए उनका एक आधार दिया जाएगा, जो उनके आने वाले समय में उनके लिए काफ़ी अहम होने वाला है। तो फिलहाल 26 अप्रैल का इंतजार करना होगा। उसके बाद जब इस मेले का आयोजन होगा तो जाहिर सी बात है युवाओं को इसका सीधा फायदा पहुंचने वाला है। तो देखिए, लगातार हम आपको ये खबर बता रहे हैं, 26 अप्रैल को राष्ट्रव्यापी यानी पूरे राष्ट्र के अंदर ये रोजगार मेला होने जा रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट घोषित हो गया है। उत्तराखंड से इस वक्त बड़ी खबर, हाई स्कूल में कमल और इंटर में अनुष्का टॉपर आई हैं।
उत्तराखंड बोर्ड का ये रिजल्ट अभी अभी घोषित हुआ है, जिसमें कुछ लोगों ने टॉप किया है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि हाई स्कूल में लड़कों में कमल और लड़कियों में अनुष्का का नाम सामने आया है, जिन्होंने उत्तराखंड बोर्ड में टॉप किया है। ये रिजल्ट इस वक्त अभी घोषित हुआ है और इसके बाद सबसे बड़ी बात कि 2 टॉपर्स का नाम सामने आ चुका है, जहां पर पूरे साल की मेहनत के बाद ये रिजल्ट घोषित हुआ और रिजल्ट में 2 बच्चे जिनका नाम कमल और अनुष्का है, उन दोनों ने सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग जो है वो की और रिजल्ट जो है फिलहाल आपको बता दें 90% से ऊपर रहा है। और इंटर का परीक्षा फल की अगर बात की जाए, रिजल्ट की बात की जाए तो वो 80 से ऊपर रहा है। तो काफ़ी अच्छी स्कोरिंग जो है इस बार रही है और हाई स्कूल और इंटर स्कूल के टॉपर्स का रिजल्ट फिलहाल अनाउंस हो चुका है। बिल्कुल, देखिए दोनों हाई स्कूल हो या इंटर हो, उसमें किस किसने टॉपर किया है वो भी आपके सामने, लेकिन हाई स्कूल का जो रिजल्ट आया है वो 90% के आसपास है। इंटर का परीक्षा फल 3.23% रहा है। हाई स्कूल में कमल और इंटर में अनुष्का टॉपर बताई जा रही है। चलिए, न्यूज रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।